नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 संस्कृति एवं समाजीकरण का टॉपिक समाजीकरण के अन्य सोपान पढ़ेंगे। कल के वीडियो में हमने समाजीकरण के चरण पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक होगा समाजीकरण के अन्य सोपान। ये 4 समाजीकरण के मुख्य सोपान हैं। हम जानते हैं कि समाजीकरण जीवन चलने वाली प्रक्रिया है जो जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित करती है। यानी कि समाजीकरण किसे कहा जाता है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है और ये एक जैविक प्राणी को सामाजिक प्राणी बनाती है। बच्चा जब जन्म लेता है सिर्फ हड्डी और मांस का पुतला होता है, लेकिन वह जैसे जैसे समाज के संपर्क में आता है वो सामाजिक प्राणी बन जाता है। इन 4 सोपानों से ही व्यक्ति का समाजीकरण पूरा नहीं होता है, बल्कि अन्य 3 सोपान तथा युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में भी सीखने का क्रम चलता रहता है। ये जो 4 सोपान बताए गए हैं, ये 4 सोपानों से व्यक्ति की जो है सीखने की क्रिया समाप्त नहीं होती है, यानी समाजीकरण पूरा नहीं होता है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो युवावस्था, प्रौढ़ावस्था है, इसमें भी क्या है, सीखने का क्रम चलता रहता है। व्यक्ति की उम्र कभी समाप्त नहीं होती, वह हर उम्र में कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। सीखने का क्रम चलता रहता है। यद्यपि ये सत्य है कि ये 4 सोपान व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहा जा रहा है ये जो बात सत्य है, ये व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये 4 सोपान व्यक्ति के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, क्योंकि इसमें ही व्यक्ति सीखने का क्रम चलता रहता है। यद्यपि ये सत्य है कि ये जो 4 सोपान हैं व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसमें ही व्यक्ति अपनी संस्कृति व भाषा सीखता है तथा पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि उसका पारिवारिक जीवन या व्यावसायिक जीवन किस प्रकार का है। इसके बाद की अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सरल व स्वचालित हो जाती है, और इसके बाद की जो अवस्था होती है उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है, सरल हो जाती है और स्वचालित हो जाती है। मौखिकावस्था से किशोरावस्था तक के 4 सोपानों के अलावा समाजीकरण के 3 सोपान हैं। उसमें पहला आता है युवावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति युवक बन जाता है। वह अपनी योग्यता व क्षमता के अनुकूल कोई ना कोई रोजगार प्राप्त करने लगते हैं। ये जो युवा अवस्था है, इस अवस्था में वह अपनी योग्यता के अनुसार और क्षमता के अनुकूल कोई ना कोई रोजगार करता है। व्यवसाय के दौरान वह विभिन्न परिस्थितियां धारण करता है। जब इस अवस्था में व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय करता है, रोजगार करता है, उसके अनुसार वो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को भी धारण करता है। विभिन्न पदों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों व अधीनस्थ पदों पर कार्यरत लोगों के साथ अलग अलग भूमिका निभाता है। युवावस्था में ही व्यक्ति का विवाह होता है, जिससे वह वैवाहिक बंधनों में बंधकर अनेक नए पद धारण करता है। ये जो युवावस्था होती है, इस अवस्था में व्यक्ति वैवाहिक बंधन में बंधता है, और वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद वो अनेक प्रकार के पद धारण करता है, जैसे पति, जीजा, दामाद, पिता, चाचा आदि। इन परिस्थितियों की भूमिका अपेक्षाओं का निर्वाह उसे करना पड़ता है। अब इस अवस्था में उसे जो परिस्थिति प्राप्त होती है, इन परिस्थितियों के अनुसार उसे भूमिकाओं का निर्वाह भी करना पड़ता है। जैसे विवाह के बाद वो पति बना है तो पति की भूमिका निभाएगा, दामाद है तो दामाद की भूमिका, एक पिता बना है तो पिता की भूमिका, चाचा है तो चाचा की भूमिका। ये पिता, जीजा, दामाद, चाचा, ये सारी उसकी परिस्थिति है, और इस परिस्थिति में रहने के बाद वो जिस प्रकार के कार्यों को करता है वह उसकी भूमिका कहलाती है। तो वो अनेक प्रकार की अपेक्षाओं का निर्वाह उसे करना पड़ता है। एक व्यक्ति के जीवन काल में युवा काल सर्वाधिक उत्तरदायित्व का समय है। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में युवा काल जो है सर्वाधिक उत्तरदायित्व का समय है। उससे अपने माता पिता, छोटे भाई बहनों
पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि सभी के प्रति जिम्मेदारियां निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के साथ में अनेक प्रकार की जिम्मेदारियों की निर्वाह की अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है। विभिन्न भूमिकाओं को एक साथ निभाने के कारण उसे भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति इस अवस्था में अनेक प्रकार की परिस्थितियां धारण कर लेता है। इस कारण से उसे भूमिका निर्वाह में और भूमिकाओं को एक साथ निभाने के कारण भूमिका संघर्ष का सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की परेशानियों को देखना पड़ता है। फिर आता है प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में व्यक्ति के उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ जाते हैं। इसी समय बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, विवाह तथा उनके कैरियर की चिंता आदि विभिन्न स्थितियों में व्यक्ति समायोजन करता है। वह अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति करता है, जिससे उसे नई स्थितियों का सामना करना पड़ता है। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति नवीन परिस्थितियों को धारण करने के साथ साथ भूमिकाओं का आंतरिकरण आसानी से कर लेता है। फिर आती है अगली अवस्था, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में भी सामाजिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। इस अवस्था में भी व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य सीखता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति में अनेक सामाजिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आ जाते हैं। व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाता है, काम करने का सामर्थ्य नहीं रहता। सेवा निवृत्ति के कारण आर्थिक निर्भरता बढ़ जाती है तथा नई पीढ़ी से वैचारिक मतभेद होने के कारण कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ये जो अवस्थाएं कह रहे हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा सामंजस्य बिठाने में परेशानी होती है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी अपने कार्य से रिटायर हो जाता है। और कार्य से रिटायर होने के कारण वो जो है आर्थिक निर्भरता जो है दूसरे पर बढ़ जाती है, और जो नई पीढ़ी होती है उससे उनके विचारों में मतभेद होने लगता है। नए व्यक्ति के विचार अपने अलग होते हैं, वह वृद्ध व्यक्तियों के विचार अलग होते हैं, जिस प्रकार से उनके आपस में विचार नहीं मिलते हैं और विचार न मिलने के कारण उनमें मतभेद होने लगते हैं। तो नई पीढ़ी से वैचारिक मतभेद होने के कारण वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। यद्यपि वह इस अवस्था से पहले विभिन्न जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका होता है, जिससे कि वो पहले बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभा चुका होता है, तथापि वह दादा, परदादा, नाना, ससुर आदि के रूप में नए पद ग्रहण कर उनके अनुरूप भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, जिसमें मनुष्य जन्म से अंतिम क्षणों तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। फिर आती है समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं। मानव अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक संस्थाओं का सदस्य बनता है और उनसे वह अनेक बातें सीखता है। इससे मानव के समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। व्यक्ति अपने समाजीकरण के दौरान विभिन्न संस्थाओं से अनुकूलन करता है। व्यक्ति के समाजीकरण प्रमुख भूमिका निभाने वाले संस्थाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहली आती है प्राथमिक संस्थाएं और दूसरी द्वितीयक संस्थाएं। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं प्राथमिक संस्था में आते हैं परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह, विवाह। और द्वितीयक संस्थाएं में आता है शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, व्यावसायिक समूह। अब सबसे पहले आता है परिवार। ये प्राथमिक समूह की पहली संस्था है। समाजीकरण करने वाली संस्थाओं परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहने संस्थाओं में जो है परिवार वो महत्वपूर्ण है। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला है, जहाँ वह अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा, बुआ आदि के संपर्क में रहकर समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है। परिवार के सदस्यों के साथ रहकर ही उसे
परिवार के सदस्यों के साथ रहकर ही उसे विभिन्न भूमिकाओं का ज्ञान होता है तथा वह उनके अनुकूल व्यवहार करना सीखता है। दूसरी आती है क्रीड़ा समूह। प्राथमिक संस्थाओं में क्रीड़ा समूह या मित्रों का समूह भी समाजीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। परिवार के बाद सबसे अधिक समय बच्चे अपने साथियों के साथ ही व्यतीत करते हैं। हम उम्र समूह के सदस्यों से बच्चे अनेक व्यवहार करना सीखते हैं। अब कह रहे हैं बच्चा सबसे पहले तो परिवार के साथ रहता है और परिवार के बाद में वो अपने साथियों के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। और हम उम्र समूह के सदस्यों के बच्चे जो है अनेक प्रकार के व्यवहार करना सीख लेते हैं। वे खेल के नियम, अनुशासन, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, संघर्ष आदि अपने मित्र समूह से ही सीखते हैं। फिर तीसरा आता है पड़ोस। बचपन से ही व्यक्ति अपने पड़ोसियों के संपर्क में रहता है। पड़ोसी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी प्रशंसा व निंदा व्यक्ति को समाज सम्मत व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। शहरों की तुलना में गाँवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। फिर चौथा पॉइंट आता है नातेदारी समूह। नातेदारी में रक्त व विवाह से संबंधित रिश्तेदार सम्मिलित हैं। भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, साले साली, देवर भाभी तथा अन्य रिश्तेदारों के संपर्क में व्यक्ति अनेक बातें सीखता है, उनके अनुरूप भूमिकाएं निभाता है तथा आचरण के विभिन्न नियमों का ज्ञान प्राप्त करता है। पांचवा आता है विवाह। विवाह के पश्चात व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। विवाह के उपरांत ही व्यक्ति को नए दायित्वों का निर्वाह करना होता है। पति पत्नी को एक दूसरे के लिए त्याग व निष्ठा की भावना रखनी होती है। पति पत्नी ही आगे चलकर माता पिता व दादा दादी बनते हैं तथा उनके पद के अनुरूप भूमिका निभाना सीखते हैं। अब कह रहे हैं जो विवाह है, विवाह के बाद ही क्या है व्यक्ति में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं और वो विवाह के बाद बहुत सारी भूमिकाओं को निभाते हैं, परिस्थितियों का अर्जन करते हैं। द्वितीयक संस्थाएं आती हैं। द्वितीयक संस्था में पहली आती है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा अपने अध्यापकों, पाठ्य पुस्तकों एवं कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। इन शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि प्रमुख हैं। इन विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में पढ़कर व्यक्ति धीरे धीरे समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनता है तथा अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट राजनैतिक संस्थाएं। राजनैतिक संस्थाएं व्यक्ति को अपने अधिकार व कर्तव्य के प्रति सजग बनाती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति कानून, शासन, अनुशासन व विभिन्न योजनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त कर समाज का जागरूक नागरिक बनता है। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं मनुष्य के जीवन यापन व व्यावसायिक गतिविधियों का दिशा निर्देशन करती हैं। ये संस्थाएं ही व्यक्ति को सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं समायोजन के भाव सिखाती हैं। बेईमानी व ईमानदारी के लक्षण भी आर्थिक संस्थाओं के द्वारा ही सीखे जाते हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं, ये संस्थाएं ही व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित करवाती हैं। इनके द्वारा ही व्यक्ति अपनी संस्थाओं, अपनी प्रथाओं, साहित्य, वेशभूषा, परंपराओं, संगीत, कला, भाषा आदि का ज्ञान प्राप्त करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। पांचवा आता है धार्मिक संस्थाएं। व्यक्ति के जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई भी समाज बिना धर्म के नहीं रह सकता। धर्म के कारण ही व्यक्ति में शांति, पवित्रता, नैतिकता, दया, आदर्श, ईमानदारी, न्याय आदि भावनाओं का विकास होता है। पाप पुण्य तथा स्वर्ग नरक की धारणा लोगों को सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने पर बल देती है। छठा आता है व्यवसाय समूह। व्यक्ति जिस पद अथवा व्यवसाय में कार्यरत होता है उसी के अनुरूप आचरण करना व व्यवसाय के दौरान अनेक छोटे बड़े अधिकारियों, एजेंटों व मैनेजर आदि के संपर्क में आता है। इसी दौरान वह व्यवसाय ज्ञान प्राप्त करता है। अब
ज्ञान प्राप्त करता है तथा नवीन कार्यों की जानकारी प्राप्त करता है। अब इस व्यवसाय समूह में बताया गया व्यक्ति जिस पद पर व्यवसाय कर रहा है या कार्य कर रहा है वह उसी के अनुसार आचरण भी करता है और व्यवसाय के दौरान ही वह छोटे बड़े सभी प्रकार के अधिकारियों एजेंटों के संपर्क में भी आता है, उनसे मिलता जुलता है और इसी के कारण वह व्यवसायिक ज्ञान को भी ग्रहण करता है, व्यवसायिक ज्ञान को भी प्राप्त कर देता है तथा नवीन कार्यों की जानकारी प्राप्त करता है। अब किसी भी व्यवसाय में लगने के कारण से वह अनेक प्रकार के लोगों से मिलता है और वह अनेक प्रकार की जानकारियों को हासिल भी करता है।